पुराने जमाने में एक नगर में एक दर्जी की दुकान थी। वह दर्जी अपने काम में बहुत ही माहिर था। इसके साथ ही वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसकी दुकान पर एक कारीगर काम सीख रहा था जिसका नाम था रोशन। यह नया कारीगर भी हाथ में सुई लेकर कपड़ों में ऐसे टांके लगाता कि लोग हैरान रह जाते, उसके बनाए हुए कपड़ों को देखते ही रह जाते। वह नया कारीगर सुस्त तो नहीं था, लेकिन उसकी आदतें कुछ अजीबोगरीब थीं। अगर उसके दिल में आता तो कई कई घंटों तक वह सिलाई और कढ़ाई का काम करता रहता, और कभी तो ऐसा होता कि सुई धागा छोड़कर वह घंटों बस यूं ही बैठा रहता और किसी से कुछ ना कहता। ऐसा लगता जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति हो। रोशन की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसने पैसे जोड़ जोड़ कर अपने लिए कपड़ों का एक बहुत ही सुंदर जोड़ा बनवा रखा था। हफ्ते में एक दिन वह अपनी उस पोशाक को पहनकर बाजार में घूमता। यह देखकर लोग उसकी हंसी उड़ाते। उसका मालिक अक्सर उससे कहता, रोशन, तेरे अंदर तो किसी राजकुमार की आत्मा छुपी है। रोशन अपने मालिक की इस बात पर नाराज होने की बजाय बहुत ही खुश होता था। एक दिन उस नगर के राजा का भाई वहां से गुजरा। उसने अपनी एक बहुत ही कीमती पोशाक उस दर्जी के यहां पर ठीक करवाने के लिए भेजी थी। दर्जी ने वह काम रोशन को सौंप दिया। शाम के समय जब मालिक और बाकी सभी कारीगर दुकान बंद करके अपने अपने घरों को चले गए तो रोशन के मन में एक तड़प सी उठी। वह अपने आप पर काबू ना रख सका। वह दुकान में पहुंचा जहां पर वह शाही पोशाक एक कील पर टंगी हुई थी। काफी देर तक वह उस पोशाक के सामने खड़ा रहा और फिर उसने वह पोशाक पहन ली। हैरानी की बात थी कि वह पोशाक उसे बिल्कुल ठीक ठीक आ गई। वह अपने आप से कहने लगा, कौन कहता है कि मैं सचमुच का राजकुमार नहीं हूं? मालिक भी तो यही कहते हैं कि मेरे अंदर किसी राजकुमार की आत्मा छुपी है। धीरे धीरे उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वह एक राजकुमार ही है और यह शाही पोशाक किसी और की नहीं बल्कि खुद उसी की है। उसने यह फैसला कर लिया कि अब उसे सबको बता देना चाहिए कि वह एक राजकुमार है और अब उसे छोटे और मामूली लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ऐसी अजीबोगरीब बातें सोचता हुआ वह दुकान से निकला। अपनी जमा पूंजी उसने अपनी जेबों में भरी। अब तो वह अपनी इस शानदार पोशाक को पहने हुए जहां पर भी जाता, लोग बड़े ही सम्मान के साथ उसे देखते। सबको इस बात की हैरानी थी कि इस आदमी के शरीर पर इतने कीमती कपड़े हैं, लेकिन बेचारा पैदल ही मारा मारा फिर रहा है। उसने सोचा कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए, और फिर उसने सस्ते दामों पर एक घोड़ा खरीद लिया। वह घोड़ा बूढ़ा था, लेकिन फिर भी सवारी करने के लायक था, और रोशन को अपनी पीठ पर लादे हुए वह चुपचाप चलता रहा। एक दिन रोशन अपने घोड़े पर बैठा हुआ टिक टिक करता हुआ चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक दूसरा घुड़सवार मिल गया। उस घुड़सवार ने झुककर रोशन को नमस्ते की और कहने लगा, हम दोनों को एक साथ सफर करना चाहिए और बातों ही बातों में हमारा सफर कट जाएगा। रोशन को उस घुड़सवार की शक्ल सूरत और उसकी बातें करने का तरीका बहुत ही पसंद आया और उसने घुड़सवार की बात मान ली और दोनों घुड़सवार अब साथ साथ चलने लगे। उस अजनबी आदमी ने बातों ही बातों में उससे कई सवाल पूछे। वह कौन है, कहां का रहने वाला है और कहां जाने का इरादा है? तो रोशन ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं एक राज्य का राजकुमार हूं और दुनिया की सैर करने के लिए निकला हूं। अजनबी ने अपना नाम उसे समर बताया और कहा, मेरे चाचा ने मुझे कुछ हिदायतें दी थी, बस उसी के हिसाब से मैं सफर कर रहा हूं। वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। साथ चलते, साथ रुकते, साथ ही खाते और साथ ही पीते। अगले दिन रोशन ने समर से पूछा, तुम अपने सफर का मकसद बताओ। तो समर ने जवाब दिया कि वह अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका पालन पोषण अंगदपुर के कोतवाल ने किया था। पिछले दिनों एक लड़ाई में घायल हो जाने के कारण जब कोतवाल घायल हो गया और वह मौत के बिल्कुल नजदीक था, तो उसने यह भेद बताया कि मैं उसकी असली संतान नहीं हूं, बल्कि समर का पिता तो एक राजा है जिसने एक ज्योतिषी के कहने पर उसे अंगदपुर के कोतवाल के पास भेज दिया था। लेकिन कोतवाल ने मरते समय पता नहीं क्यों समर को उसके पिता का नाम नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना ही बताया कि उसके मरने के 15 दिन के बाद जो पूर्णमासी की रात आएगी, उस दिन समर पूरे 22 साल का हो जाएगा। तब वह लाल पहाड़ी पर जाए, जो कि यहां से 20 कोस के फासले पर है। जब वह वहां पर पहुंचेगा तो उसे वहां पर 4 अजनबी मिलेंगे और वह उन चारों आदमियों को अपने मुंह बोले पिता का दिया हुआ
यह खंजर दे देगा और उनसे कहेगा, मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। इस तरह से वह अजनबी उसे पहचान लेंगे और उसे उसके पिता तक पहुंचा देंगे। जब रोशन ने समर की यह सारी हैरतअंगेज कहानी सुनी तो उसे समझ में आ गया कि समर एक राजा का बेटा है जो अब असल में अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है। फिर उसके दिल में दूसरा विचार आया कि यह तो एक राजा की संतान है, दूसरी तरफ मैं जो झूठ मूठ का राजकुमार बना फिरता हूं जबकि मैं एक मामूली आदमी हूं। रोशन अपने चेहरे की तुलना उस नौजवान समर से करने लगा। उसने देखा कि समर देखने से लगता था कि वह किसी शाही खानदान का वारिस है। रोशन के दिमाग में एक विचार हलचल करने लगा, क्यों ना किसी तरह से मैं समर की जगह ले लूं। ना तो इसके पिता ने इसे कभी देखा है और ना ही इसने कभी अपने पिता को देखा है। वह दिन भर इसी बारे में सोचता रहा कि किस तरह से वह समर की जगह ले ले, और फिर रात होने पर वह सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समर अभी तक सो रहा था। वह खंजर जो समर को उसके मुंह बोले पिता ने दिया था वह उसकी कमर में बंधा हुआ था। रोशन ने उसकी कमर से वह खंजर निकाल लिया। उसने एक बार खंजर की धार को देखा और फिर सोए हुए समर के सीने को देखा। उसके मन में तो एक बार आया कि समर को मार दे, लेकिन यह सोचते ही वह सिर से लेकर पांव तक कांपने लगा और फिर जल्दी से उसने वह खंजर छिपा लिया और फिर उसकी जान लेने की बजाय वह लपक कर समर के घोड़े पर सवार हो गया। जब समर की आंख खुली तो उसने रोशन को वहां से गायब पाया। वह समझ गया कि रोशन उसे धोखा दे गया है। अब भी पूर्णमासी की रात आने में सिर्फ 4 दिन का समय था। इधर रोशन सोच रहा था कि अगर तेजी से घोड़े को दौड़ाया जाए तो वह लाल पहाड़ी तक सिर्फ 2 दिन में ही पहुंच सकता है, मगर उसे डर था कि कहीं समर उसका पीछा ना कर रहा हो। इसलिए उसने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और अगले ही दिन शाम को रोशन लाल पहाड़ी तक पहुंच गया। दोपहर के समय रोशन ने देखा कि दूर से 4 लोग इसी पहाड़ी के पास आ रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने खेमे गाड़े और अपने घोड़ों को वहीं पर बांध दिया। इस काफिले को देखकर रोशन ने यह अनुमान लगाया कि यह काफिला किसी बहुत ही धनवान आदमी का है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि यह काफिला उसी से मिलने के लिए यहां तक पहुंचा है। रोशन ने पूरा दिन उसी तरह से पेड़ के नीचे गुजार दिया। काफिला उससे काफी दूरी पर था, इतनी दूर था कि शायद वह लोग उसे नहीं देख सकते थे। और फिर अगले दिन पूर्णमासी की रात थी, शायद रोशन की जिंदगी की सबसे खुशनसीब रात, जब वह एक मामूली दर्जी से एक राजकुमार बनने जा रहा था। घोड़े पर सवार होकर वह उस काफिले के नजदीक पहुंच गया। एक क्षण के लिए उसके मन में फिर से वही विचार आया कि उसने एक शर्मनाक हरकत की है, एक अजनबी के साथ धोखा किया है, मगर उसने फिर से इस ख्याल को झटक दिया। रोशन काफिले के नजदीक पहुंचकर घोड़े से उतरा और समर से चुराया हुआ खंजर उसने अपने पास रखा। काफिले वालों के नजदीक पहुंचा। वे लोग 6 आदमी थे। उनके बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर पर बहुत ही कीमती कपड़े थे। रोशन उस बूढ़े आदमी के नजदीक पहुंचा और वह खंजर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैं वही हूं जिसका आपको इंतजार है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, शुक्र है ईश्वर का जिसने तुम्हारी रक्षा की। यह कहते हुए उसका गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए और फिर बोला, आओ मेरे बेटे समर, अपने पिता के गले लग जाओ। वह नकली राजकुमार यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन उसके मन में दुख भी हो रहा था। खुशी इस बात की कि उसका वर्षों पुराना सपना आज पूरा हो रहा था, और दुख इस बात का कि उसका यह सपना एक धोखेबाजी के कारण पूरा हो रहा था। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। रोशन को यह समझने में देर ना लगी कि यह घोड़ा वही है जो उसने खरीदा था, जिसे वह समर के घोड़े के बदले में वहां पर छोड़ आया था, और वह घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि समर ही था। उसे देखकर रोशन की हालत खराब होने लगी। बड़ी ही कोशिश करने के बाद उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। उनके नजदीक पहुंचकर समर उछलकर घोड़े से उतरा और गुस्से भरी नजरों से उसने रोशन की तरफ देखा और बोला, अरे मक्कार आदमी, रुक जा, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं। यह कहने के बाद उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहने लगा, क्या आप नहीं जानते कि आपको धोखा दिया गया है? समर तो मैं हूं जिसका आपको इंतजार था, जबकि यह आदमी तो कोई बहरूपियां है। वह बुजुर्ग आदमी कभी रोशन को देखता तो कभी समर को। रोशन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप इस झूठे आदमी की बातों में मत आइए।
यह तो खुद ही मक्कार और धोखेबाज है। समर यह नहीं बल्कि मैं हूं। इसका नाम तो रोशन है और यह सिकंदरपुर राज्य में एक दर्जी की दुकान में काम करता है। यह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मुझे तो इस पर गुस्से की जगह दया आ रही है। यह सुनकर समर अपने काबू में न रहा और वह रोशन पर टूट पड़ा। बाकी सभी लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से उसे अलग किया और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने रोशन दर्जी की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमार समर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस आदमी का तो दिमाग खराब लगता है। और यह निशानी यानी यह खंजर मैंने तुम्हारे हाथों में देखा है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ही सच्चे हो। इसके बाद उस बुजुर्ग आदमी ने अपने नौकरों से कहा, इस पागल नौजवान को यानी जो असली राजकुमार था, इसके हाथ पैर बांधकर इसे कैद कर लो और अपने साथ ले चलो। इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। असली समर अब गुस्से की बजाय गिड़गिड़ाने लगा था और कहने लगा, मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूं। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं ही समर हूं। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिएगा। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बड़े ही दुख की बात है, ऐसा सुंदर नौजवान जिसका दिमाग खराब हो जाने के कारण कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस तरह से वह बूढ़ा अपने असली बेटे को नहीं पहचान सका और फिर आगे के सफर के लिए वे सब रवाना हो गए। असली समर को उन्होंने कैद करके अपने साथ ही रख लिया था। अब यह बात तो पक्की हो चुकी थी कि वह बूढ़ा आदमी रोशन की ही बातों को सच मान बैठा था और वह रोशन को पसंद भी करने लगा था। वह बार बार रोशन को प्यार भरी नजरों से देखता और उसे बेटा बेटा कहकर पुकारता। रास्ते में बूढ़े आदमी ने रोशन को सारी सच्चाई बताई कि उसका नाम सज्जन सिंह है और वह सज्जनपुर का राजा है। बहुत दिनों तक उसके यहां पर कोई संतान नहीं हुई थी और फिर बड़ी ही मन्नतों के बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम समर रखा गया। जब ज्योतिषी ने उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाई तो ज्योतिषी ने कहा कि 22 वर्ष की आयु से पहले अगर यह बच्चा अपने बाप के पास रहेगा तो यह किसी दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। यह सुनकर राजा सज्जन का दिल बैठ गया और उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अपने एक दोस्त जो कि अंगदपुर का कोतवाल था के यहां पर भेज दिया और 22 वर्ष तक वहीं पर उसके बेटे का पालन पोषण होता रहा। महल में पहुंचने पर उन सबका खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। राज्य की प्रजा को तो पहले से ही सारी बात की जानकारी थी और वे सभी अपने राजकुमार को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। सारा शहर जगमगा रहा था, बाजारों में रौनक थी, महल को फूलों से सजाया गया था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। सारी प्रजा खुशी के मारे नाच रही थी और नारे लगा रही थी, राजकुमार समर की जय हो। रोशन ने जब यह सारा नजारा देखा तो उसका मन खुशी से झूम उठा, जबकि असली राजकुमार जो कि इस समय कैदी बना हुआ था दिल ही दिल में दुखी हो रहा था कि ये सारे इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। इधर महल में महारानी अपने बेटे का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने जब अपने बेटे को जन्म दिया था उसी दिन उन्हें बेटे से अलग कर दिया गया था। कभी कभार उन्होंने सपने में एक मोहनी सी सूरत देखी थी और उसी को अपना बेटा माना था। सपनों में देखी हुई वह सूरत उनकी आंखों में ऐसी बस गई थी कि हजारों की भीड़ में भी वह अपने बेटे को पहचान सकती थी। कुछ ही देर के बाद राजा अपने बेटे के साथ महल में दाखिल हुआ और रानी से बोला, ये लीजिए महारानी जी, आपका बेटा वापस आ गया। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। महारानी ने जब उस नौजवान को देखा तो चौंक गई और झट से बोली, यह तो मेरे बेटे की सूरत नहीं है, इसकी तो काया ही कुछ और है। बाकी लोग महारानी की इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हो गए। तभी दरबार में समर अंदर घुस आया। वह सिपाहियों की कैद से अपने आप को छुड़ाकर भाग निकला था। वह राजा के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, पिताजी, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इतनी कठोर सजा मुझे मत दीजिए। मैं यह अपमान कब तक बर्दाश्त करूंगा। सैनिक दौड़े कि उसे पकड़ लें। तब राजा ने कहा, बकवास मत करो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको, वही मेरा बेटा है जिसे मैं अपने साथ लाया हूं। और फिर उसने आदेश दिया कि इस मक्कार को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर समर को बंदी बनाकर वहां से ले जाया गया। यह देखकर महारानी का दिल टूट गया। उन्हें यह विश्वास था कि उनका बेटा रोशन नहीं बल्कि वह कैदी है। सपनों में जो उन्हें दिखाई देता था समर की बिल्कुल वही सूरत थी। बहुत देर तक
वह रोती रही, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आखिर अपने पति को यह बात कैसे समझाई जाए। बेचारी ममता की मारी अंदर ही अंदर वह कुढ़ती रही। इसके बाद महारानी ने उन लोगों को अपने पास बुलाया जो राजा के साथ उस दिन गए थे और उनसे सारी बात पूछी। उन्होंने बताया कि किस तरह से राजा ने अपने बेटे से मुलाकात की और वहां पर अचानक फिर समर आ गया और उसने सबको हैरान कर दिया। और उस कैदी के बारे में राजकुमार ने यह कहा था कि वह एक पागल दर्जी है। महारानी के साथ उस समय राजा का एक बहुत ही समझदार मंत्री भी था। उसने जब यह सारी बात सुनी तो रानी से कहा, महारानी जी, अब आप विश्वास रखिए, एक उपाय मेरे दिमाग में आया। अगर ईश्वर ने चाहा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और फिर उसने रानी के कान में धीरे धीरे से कोई बात कही। महारानी भी एक बहुत ही समझदार औरत थी। उसे विश्वास था कि यह उपाय जरूर कारगर होगा। सुबह होने पर उसने रोना धोना छोड़ा और राजा के पास पहुंची। ऐसा नाटक करने लगी जैसे अब वह अपने पति की बात को सही मानती है और रोशन को ही अपना बेटा समझ रही है। राजा को इस बात की बहुत ही खुशी हुई और फिर रानी ने मौका देखकर राजा से कहा, क्यों ना इस समस्या के हल के लिए राजकुमार समर और उस कैदी की परीक्षा ली जाए। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? रानी ने कहा, यह देखा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा हुनरमंद है। घोड़ा चलाना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, यह तो सभी कर लेते हैं। मैं तो उनसे यह कहूंगी कि वे दोनों एक एक पोशाक सिलकर लाएं और उस पर कढ़ाई करें। राजा को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि भला यह कैसी परीक्षा हुई, मगर वह रानी की बातों में आ गया और सोचा कि चलो रानी की खुशी के लिए यह भी करके देख लेना चाहिए। और फिर राजा रोशन के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारी मां चाहती है कि तुम उसे एक पोशाक सिल कर दिखाओ और उस पर कढ़ाई कर सको तो और भी अच्छी बात है। अब यह तुम्हारी मां की जिद है, इसलिए पूरी तो करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर रोशन दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि शायद इसी तरह से रानी का दिल जीता जा सकता है। वह बोला, ठीक है पिताजी, मैं रानी मां के इस आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूं। रोशन और समर को अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। सुई, धागा, रेशमी कपड़ा और कैंची उन्हें दे दी गई। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया। महारानी बड़ी बेचैनी के साथ तीसरे दिन का इंतजार कर रही थी और फिर तीसरा दिन भी आ गया। रोशन ने बहुत ही शानदार पोशाक तैयार की और वह बड़े ही घमंड से अपना सीना फुलाए हुए महारानी के सामने आया और पोशाक दिखाते हुए कहने लगा, यह लीजिए रानी मां, यह सारा काम मैंने ही किया है। महारानी धीरे से मुस्कुराई और पोशाक उससे ले ली और फिर समर को बुलवाया गया। समर जब वहां पर आया तो रेशमी थान ज्यों का त्यों बिना सिले हुए अपने साथ लाया। थान और सुई धागा उसने फर्श पर दे मारा और गुस्से से बोला, मैं तीर तलवार चला सकता हूं, घुड़सवारी कर सकता हूं, ऊंचे से ऊंची छलांगे लगा सकता हूं, लेकिन मैंने सुई धागे को तो आज तक कभी छुआ भी नहीं। कोतवाल ने कभी मुझे यह सब कुछ नहीं सिखाया था। यह सुनकर रानी दौड़कर समर से लिपट गई और बोली, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ही मेरे बेटे हो। इतना कहकर महारानी ने राजा की तरफ देखा और बोली, महाराज, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मैंने यह तमाशा सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि सच्चाई का पता लग सके। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से राजकुमार कौन है और दर्जी कौन है। इस बात पर राजा सोच में पड़ गया। उसने एक नजर रोशन पर डाली तो उसका चेहरा भी शर्म से लाल पड़ रहा था। फिर वह अपने आप को संभालते हुए चिल्लाकर बोला, यह मेरा अपमान है। आखिर यह सब किस लिए किया गया है? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि बस इतना सा सबूत काफी नहीं है। इतना कहकर राजा अपने कमरे से निकल गया। उसने एक घोड़ा मंगवाया और उस पर बैठकर जंगल की तरफ निकल गया जहां पर उनके कुलगुरुजी रहते थे। जब भी कोई परेशानी होती थी वह हमेशा अपने कुलगुरु के पास ही जाता था। कुलगुरु के आश्रम पहुंचकर राजा ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने राजा को 2 चांदी के सिक्के दिए और कहा, इन 2 चांदी के सिक्कों को अपने साथ ले जाओ। उनमें से जो भी तुम्हारा बेटा होगा वह सही सिक्के को उठा लेगा। राजा ने बड़े ही गौर से उन दोनों सिक्कों को देखा तो उनमें से एक पर लिखा था सम्मान, जबकि दूसरे पर लिखा था दौलत। राजा उन दोनों सिक्कों को लेकर महल में वापस लौट आया। वहां पहुंचकर उसने रानी को सारी बात बताई और वह सिक्के रानी को दिखाए। रानी बहुत ही खुश हुई क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। राजा के आदेश पर
परीक्षा लेने की सारी तैयारी कर ली गई। राजा के दरबार में एक मेज पर दोनों सिक्कों को रख दिया गया। दरबार लग गया। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पहले रोशन को बुलाया गया। वह बड़े घमंड के साथ दरबार में आया। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वह राजा के नजदीक गया और कहने लगा, महाराज, अपने बेटे को आपने इस समय क्यों बुलवाया? राजा अपने बेटे से कहने लगा, बेटे, इस दरबार में तुम्हारे बारे में कई गलत फहमियां हैं। तुम मेरे असली बेटे हो या नहीं, यहां तक कि तुम्हारी मां को भी इस बात में शक है। और इस समस्या के समाधान के लिए मैं अपने कुलगुरु के पास से 2 सिक्के लेकर आया हूं। तुम इनमें से कोई एक सिक्का चुन लो। बस यही तुम्हारी परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस परीक्षा में खरे उतरोगे। रोशन ने एक एक करके दोनों सिक्कों को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, पिताजी, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं इनमें से एक सिक्का उठा लेता हूं। यह कहते हुए उसने एक सिक्का उठा लिया और वह सिक्का उसने अपने पिता को दे दिया। राजा ने बड़े ध्यान से उस सिक्के को देखा तो उस पर दौलत शब्द लिखा हुआ था। राजा ने वह सिक्का वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर समर को बुलाया गया। वह बहुत ही दुखी मन से दरबार में पहुंचा। अपने पिता से पूछा, मुझे यहां पर क्यों लाया गया है? राजा ने फिर वही बात दोहराई, जाओ, उनमें से एक सिक्का चुन लो। समर उन सिक्कों के पास गया। एक नजर उसने सिक्कों पर डाली और एक सिक्का जिस पर सम्मान लिखा हुआ था उसे उठा लिया और बड़ी ही दुख भरी आवाज में बोला, पिताजी, मेरे जीवन में मुझे जो अनुभव मिला है उससे मैंने यही सीखा है कि दौलत के लिए तो इंसान बेईमानी पर उतर आता है। इसीलिए मैंने उस तरफ से अपनी आंखें फेर ली हैं। बल्कि सम्मान को कोई नहीं चुरा सकता और ना ही उसे कोई छीन सकता है। इसलिए मैंने इस सिक्के को चुना है। इसके बाद राजा के आदेश पर वहां पर पानी से भरे हुए 2 मटके मंगवाए गए। दोनों मटके दरबार में रख दिए गए। राजा ने दोनों सिक्के अपने हाथ में लिए और ईश्वर से प्रार्थना की। अगले ही पल एक मटके में से अपने आप एक मुकुट प्रकट हुआ। यह वही मटका था जिसमें समर का चुना हुआ सिक्का डाला गया था। जबकि दूसरे मटके में से सुई और धागा बाहर आया। इसमें रोशन का चुना हुआ सिक्का डाला गया था। और फिर राजा ने वह मुकुट लेकर अपने हाथों से असली राजकुमार के सिर पर रख दिया। सारा दरबार राजकुमार जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। रानी भी अब बहुत ही खुश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।